Get ready, students, for hunt. The problem hunt. वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम हंट। बच्चों, मैं आशीष आपका फिजिक्स टीचर आज आपके लिए लाया हूं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 0। जी हाँ दोस्तों, बच्चों मैं चैप्टर नंबर 0 कह रहा हूं। आपने सही सुना, चैप्टर नंबर 0 कहने का क्या मतलब है? आप बोलिएगा सर चैप्टर 1 से सभी टीचर शुरू करते हैं, आप चैप्टर 0 क्या बोल रहे हैं? ये 0 चैप्टर क्या होता है? तो बच्चों, अगर आपको इसका सही मतलब समझना है कि चैप्टर 0 मैं क्यों बोल रहा हूं, जो मैं शुरू करने जा रहा हूं उससे, तो आपको फिजिक्स की और मैथ्स की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, जो कि 10th तक हमें बिल्कुल नहीं होती। देखिए बच्चों, ये इस क्लास में आपको बोर नहीं होना है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस क्लास का मेरा पर्पज ही ये है कि आपको मैं 11th क्लास के फिजिक्स से पूरी तरह इंट्रोड्यूस करा दूं। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप अभी 10th क्लास से बोर्ड एग्जाम्स दे करके आ रहे हो, है ना? 10th तक के सिलेबस को आपने देखा है। बच्चों 10th और 11th के सिलेबस में आप एक बात समझ लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। आपने सीनियर्स से सुना ही होगा, अपने सीनियर भैया बहनों से आपने सुना ही होगा, है ना, कि किस तरह से उन्हें स्टडी में फ्रस्ट्रेशन होता है, कितना परेशान हो जाते हैं 10th से बच्चे जब 11th में अचानक से जाते हैं तो। बच्चों, सारी परेशानियों का जड़ है हमारा पढ़ने का तरीका। जी हाँ बच्चों, आपने सही समझा, सुना, पढ़ने का तरीका। देखिए बच्चों, 11th क्लास जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव है। वहां पर पूरी तरह से अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाइएगा किसी भी सब्जेक्ट का, मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, अगर बात की जाए मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने साइंस स्ट्रीम अगर चुना है, ठीक है बच्चों, तो आपको पूरी तरह से पकड़ रखनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट पे। ये 10th क्लास नहीं है बच्चों, जहां पर हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं, है ना, कुछ थ्योरम्स याद कर लेते हैं, और सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जिन्हें हम आसानी से पढ़ करके नंबर्स ला लेते हैं, स्कोर भी कर जाते हैं। कई सारे हम बच्चों को बहुत ज्यादा ही प्राउड फील हो जाता है ना। लेकिन बच्चों एकदम से प्राउड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एकदम एश्योर करता हूं ना कि 10th तक की पढ़ाई आपने जो पढ़ी है, आपको ऐसा लगेगा कि हमने अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं, जब आप 11th के सिलेबस को देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस आपको साइंस में, पर्टिकुलरली साइंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी को मिला दिया जाए, जो आपका 10th तक साइंस रहता है, आपको पर्टिकुलरली साइंस में ऐसा फील होगा कि हमने साइंस में अभी तक कुछ सीखा ही नहीं, है ना। जैसे कुछ मिसकॉन्सेप्शंस का एग्जांपल देता हूं, आप उसे ध्यान समझिए। जैसे बच्चों, मैंने बहुत सारे छोटे बच्चों से जब भी ये सवाल पूछा, तो इसका सही जवाब आज तक कोई बच्चा ढंग से नहीं दे पाता है। कारण है कि हमारे सिलेबस में, 10th तक के सिलेबस में इन चीजों का जिक्र नहीं रहता। देखिए सबसे एलिमेंट्री क्वेश्चन कि बताइए बच्चों, आपको क्या लगता है, सन एक स्टेशनरी बॉडी है या मूविंग बॉडी है? आपको क्या लगता है बच्चों? मैंने जितने भी बच्चों से पूछा, ये इंट्रोडक्टरी क्लास जब भी मैं 10th से आए हुए नए 11th के बच्चों को इंट्रोडक्शन क्लास जब भी मैं लेता हूं, सबसे पहले कुछ बुनियादी क्वेश्चंस पूछता हूं, जो कि आपको इस बात को स्पष्ट करेगा, इस बात को क्लियर करेगा कि आप यहाँ पर सीखेंगे क्या। ये 11th क्लास का फिजिक्स ऐसा क्या हो जा रहा है कि सीनियर्स और देखिए जो भी आपके एल्डर्स होंगे वो कहते हैं हमेशा कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। क्या ऐसा हो जा रहा है, सिलेबस इतना कॉम्प्रिहेंसिव कैसे हो रहा है, यहाँ पर पढ़ना क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं आपसे कर रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे अभी भी किया कि बताइए बच्चों, सन एक स्टेशनरी बॉडी है या सन रोटेट करता है? आप में से बहुत सारे बच्चों को हो सकता है जवाब पता हो, है ना, नो डाउट, ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी बच्चों को पता ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरल बच्चे जो होते हैं वो इन तरह के क्वेश्चंस को नहीं समझते हैं, है ना, कि सन अपने एक्सिस पर रोटेट करता है और सन गैलेक्सी का भी चक्कर लगाता है, यानी सन एक्सियल रोटेशन भी शो करता है और रिवॉल्यूशन भी करता है अपने गैलेक्सी का। ठीक है बच्चों, देखिए ये भी आपको लगता होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, हमने तो 10th तक पढ़ रखा है कि सन स्टेशनरी है, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है, आप इसको एकदम से समझ लीजिए, कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है। इवन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स में भी वहां भी मूवमेंट हो रहा है। तो आप रेस्ट, तो एक रेस्ट और मोशन क्या हो जाता है, यहाँ पर एक रिलेटिव सिचुएशन है, रिलेटिव कंडीशन है ना।
कोई बॉडी, एक ही बॉडी किसी एक फ्रेम में, एक बॉडी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है और दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, एक परसेप्शन हमने जो 10 तक बना रखा होता है कई चीजों के बारे में, है ना, कई सारे हमारे मिथ होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं मन में, और नो डाउट हर बच्चे के मन में क्वेश्चंस इस तरह उठते होंगे। जैसे एक छोटा सा और एक दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? मैं जब छोटा था तो ये क्वेश्चन बड़ा मुझे फैसिनेटिंग लगता था, बहुत फैसिनेट करता था कि पानी की बूंदें गोलाकार ही क्यों होती हैं, स्फेरिकल ही क्यों होती हैं? व्हाई वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप? देखिए यहाँ पर भी ये भी आपने सोचा जरूर होगा, लेकिन इसका आंसर आपके सिलेबस में नहीं था, है ना। इस तरह के लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब आप जितना इमेजिन कर सकते हो और जो आपने इमेजिन नहीं भी किया होगा, उन सभी क्वेश्चंस को आप अब यहाँ पर डील कीजिएगा, एक्सप्लेन होगा यहाँ पर पूरी तरह से, सब कुछ आप समझिएगा। तो बच्चों, ये इंट्रोडक्टरी क्लास मैंने बनाया ही इसलिए है कि यहाँ पर आप अपने टीचर को, मुझे भी अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, मेरे पढ़ाने के तरीके को भी आप समझ लीजिए, और प्लस आप ब्रेन से, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको बहुत ज्यादा जंप होने वाला है सिलेबस में। तो एक सिलेबस जंप के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो जाइए। मैं आपके माइंडसेट को प्रिपेयर करना चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को सीखें। तो ये तो था बच्चों हमारा समझना कि हमें क्या क्या चीजें आगे पढ़नी है, ठीक है। अब ये 0th चैप्टर क्यों जरूरी है? देखिए 0th चैप्टर मैंने नाम क्या रखा है इस चैप्टर का, है ना, फिजिक्स का चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स। अब आप बोलिएगा सर आप फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आप तब से बोले जा रहे हैं, हमें पका ही रहे हैं, है ना, बोर ही कर रहे हैं, लेकिन भाई आप मैथ्स क्यों घुसेड़ रहे हैं फिजिक्स में? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप फिजिक्स के टीचर हैं, फिजिक्स का क्लास ले रहे हैं और अब मैथ शुरू हो गए। आप यहाँ मैथमेटिकल टूल्स ये क्या लिख दिए भाई? कैसा टूल, कौन सा टूल? हम कोई जंग लड़ने तो जा नहीं रहे हैं, हम कोई स्क्रू ड्राइवर का जरूरत तो है नहीं कि पंखा खोलने बैठे हम कि हमें टूल्स चाहिए, है ना, या कोई ऑपरेशन थिएटर में हम ऑपरेशन कर रहे हैं कि हमें ऑपरेशन करने वाले टूल्स चाहिए, है ना। तो बच्चों यही जो अंतर है सोचने का, एक 10th क्लास तक के बच्चे का, एक जूनियर क्लासेस के बच्चे का और हायर सेकेंडरी के बच्चे के सोच में, यहीं पर अंतर होना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी स्टार्टिंग में ही, ठीक है, फिजिक्स को शुरू करने के दौरान ही अगर आप इन चीजों को, मैथमेटिकल टूल्स को आपने अगर नहीं समझा, तो मैं इस बात की गारंटी जरूर लूंगा कि आपका पूरा 11th और 12th बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, 90% बच्चे, 90% मैं कह रहा हूं, 90% बच्चों को एकदम समझ नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं, डेरिवेशंस करते जाते हैं, कब इंटीग्रेशन का यूज करना, डिफरेंशिएशन का कब यूज करना, मीनिंग क्या है, मीनिंग तक नहीं पता होती बच्चों को, ठीक है। और अब फिर मैथ्स और फिजिक्स का ये रिश्ता कैसा है? तो जैसा कि मैंने कहा बच्चों, आपका सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है, तो जरा हम दो बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशंस को समझते हैं। मेरा बहुत फेवरेट डेफिनेशन है कि जब किसी बच्चे से, छोटे क्लास के बच्चे से पूछिए आप कि व्हाट इज फिजिक्स, तो बच्चा क्या कहता है? द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, है ना। हमने बचपन में पढ़ रखा है इस डेफिनेशन को कि व्हाट इज फिजिक्स, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। ये बेसिक सा डेफिनेशन है, फिजिक्स के और भी डेफिनेशंस हैं, बट हम बेसिक डेफिनेशन को लेकर चलते हैं, ठीक है। ये तो रहा फिजिक्स का डेफिनेशन, जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करते हैं। अब बच्चों, मैथ कहां से आ गया यहाँ? व्हाई डू वी नीड मैथ्स इन फिजिक्स? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स? व्हाट्स द रीजन? तो बच्चों, यहाँ पर जरा मैथ्स की एक छोटी सी बहुत क्यूट सा डेफिनेशन है मैथ्स का, जरा उसे भी समझते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हाट इज मैथमेटिक्स? ये मेरा फेवरेट डेफिनेशन है बच्चों। द ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन विच गॉड हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। जी हाँ बच्चों, वह बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो सबसे खूबसूरत भाषा जिसमें गॉड ने यूनिवर्स को लिख रखा है। ये एक फ्रेज टाइप का आप समझ सकते हैं, कोई थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं है, मेरी अपनी डेफिनेशन है, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं बताता हूं कि द ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड को जिस भाषा में, जिस कोड लैंग्वेज में लिखा गया है, वो कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। तो एक बात तो पूरा एकदम क्लियर कर लीजिए कि अगर आपने मैथमेटिक्स पर पकड़ ठीक से नहीं रखा, तो आप फिजिक्स को नहीं समझ पाइएगा। क्यों बच्चों? फिर से वही, नेचर की स्टडी और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी अगर फिजिक्स है
और अगर नेचर ने सारे नेचुरल फिनोमेना को, सारे चीज नेचर में सभी कुछ कोडेड है मैथमेटिक्स के रूप में, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कोडेड है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि किसी भी नेचुरल फिनोमेना को, किसी भी नेचुरल प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करने के लिए उस कोडिंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आप उन कोड्स को कब समझ पाइएगा? जब आप उस भाषा को पूरी तरह से समझिएगा, यानी मैथमेटिक्स पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये ऐसा ही हो गया कि फिजिक्स हो गया एक डॉक्टर के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला ऑपरेशन, और मैथमेटिक्स जो हो गया वो उस ऑपरेशन के लिए हो गया जरूरी टूल्स। इसलिए बच्चों हमने चैप्टर का नाम रखा है मैथमेटिकल टूल्स, है ना। दीज आर सच काइंड ऑफ टूल्स विच आर वेरी नेसेसरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एनी काइंड ऑफ फिजिकल फिनोमेना। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं चैप्टर का ओवरव्यू। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ रखा है 10th तक तो आपने एल्जेब्रा पढ़ा ही है, एल्जेब्रा है। फिर ग्राफ्स है, ग्राफ्स भी यहाँ पर बहुत एडवांस लेवल के ग्राफ्स हैं, उनको मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, एकदम इस पे एकदम आपको मैं श्योर करता हूँ, एकदम भरोसा कर सकते हैं आप मेरे ऊपर। तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री, आपने 10th तक पढ़ा होगा, और विश्वास मानिए आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है 10th तक। ट्रिग्नोमेट्री की तो बच्चों को समझ ही नहीं होती कि वो है क्या। ठीक है, तो आपको फिर से साइन थीटा और कॉस थीटा का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, चौथा है लॉगरिदम्स, ये भी एक नया टॉपिक है। लॉगरिदम्स भी हम पहले हमने डील नहीं कर रखा है। फिफ्थ टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, फंक्शंस एंड लिमिट्स। ठीक है, और ये देखिए लिमिट्स पे मैंने क्या लिखा है, यूजेज ऑफ लिमिट्स इन फिजिक्स विथ एग्जांपल। लिमिट्स और फंक्शंस का बहुत ही ज्यादा, जितना कहूं उतना कम है। ये दोनों एकदम बेस है फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के, सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं फंक्शंस और लिमिट्स, और इन्हीं दोनों की मदद से आप समझ पाइएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसे टूल्स को या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को। ठीक है बच्चों, तो आपने समझ रखा होगा। और एक बात ये बहुत जरूरी है, ठीक है, जब भी आप फिजिक्स या मैथ्स क्लास में, मैथ्स भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना, हमारे चैनल पे मैं मैथ्स और फिजिक्स का फैकल्टी हूं, तो जब भी कोई भी क्लास आप कर रहे हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, कोई भी क्लास हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी क्लास को जो आप अटेंड कर रहे हो बच्चों, तो आपके पास हमेशा 2 तरह की कॉपीज होनी चाहिए। पर्टिकुलरली मेरे क्लास में तो ये एकदम फॉलो कीजिएगा इसको। अगर आपको सक्सेस पाना है लाइफ में, तो मेरे बताए गए रास्ते पे चलिए। मैं श्योर करता हूं कि आप बहुत जितना नहीं सोचोगे ना, उससे ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो बच्चों 2 कॉपी बना के रखनी है आपको। एक कॉपी आपकी होनी चाहिए नोट्स कॉपी, जो मैं यहाँ नोट्स आपको लिखाऊंगा, इस सारे चीजों को आपको नोट्स करते चलना है, साथ साथ में मेरे साथ चलना है एकदम। एक एक चीज अच्छे से मैं नोट कराऊंगा। किसी तरह की फर्दर स्टडी मटेरियल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा क्लास अटेंड करने के बाद आपको कोई और स्टडी मटेरियल कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई बुक भी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी तरह मैं समराइज कर दूंगा ईच एंड एवरी टॉपिक, फुल डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो एक कॉपी आपकी थ्योरेटिकल कॉपी होनी चाहिए, और दूसरी कॉपी आपकी होनी चाहिए प्रॉब्लम कॉपी, न्यूमेरिकल्स कॉपी, क्योंकि आप फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स आप देखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं यहाँ कराऊंगा, उसके लिए आप एक अलग कॉपी रखिएगा। तो 2 कॉपी आपको बना करके क्लास अटेंड करना है बच्चों। जब भी वीडियो देखने बैठिए, आप टीचर को रिस्पेक्ट तभी दे पाइएगा, ये नॉलेज आप तभी हार्नेस कर पाइएगा यहाँ से, जब आप कॉपीज में उनको नोट कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। बिना पेन और पेपर का कभी मैथ्स और फिजिक्स नहीं पढ़ा जाता। ठीक है बच्चों, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो देखिए ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये टूल्स हैं, 7 अलग अलग चीजें हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में अच्छे से डील करेंगे। तो आज के क्लास में बस हम 2 लोगों को आपस में इंटरेक्ट होना था। मैं कुछ बेसिक एल्जेब्रा बताऊंगा, और विश्वास मानिए हर क्लास में मैं कुछ नया सिखाऊंगा आपको। ठीक है, इस एल्जेब्रा के सेक्शन में भी आप कुछ तो जरूर नया सीखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहले मैथमेटिकल टूल से जरा खेलना सीख लेते हैं ना। टूल्स से कैसे खेलते हैं, टूल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। आइए हम एल्जेब्रा को थोड़े से फिर से कुछ रिकैलकुलेशन कराऊंगा, कुछ पुराना रिकैप होगा, और कुछ नई चीजों को भी हम यहाँ आगे सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एल्जेब्रा के फर्स्ट टॉपिक में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि मैंने यहाँ क्या लिखा है, एल्जेब्रा के फर्स्ट पॉइंट्स में मैंने कुछ स्क्वायर फार्मूला लिखा है, सम बेसिक सम कॉमन एल्जेब्रिक फार्मूले। ठीक है बच्चों, ये इन सब फॉर्मूलों से आप पहले भी फैमिलियर होंगे। मैं चाहता हूं लेकिन एक बार रिवीजन क्लास है ना, क्योंकि हमें तरह तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने में, तरह तरह के न्यूमेरिकल्स को बनाने में इन सब टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो एल्जेब्रा में सबसे पहले हम कुछ स्क्वायर फार्मूला यहाँ देख रहे हैं। प्लीज आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, जानते हैं तो भी नोट कर लीजिए,
नहीं जानते तो एक बार और अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, है ना, जानते हैं तो रिवीजन ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने देखिए स्क्वायर फॉर्मूला लिख रखा है, आप वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने क्यूब फॉर्मूला लिख रखा है, तो कुछ क्यूब फॉर्मूले और कुछ स्क्वायर फॉर्मूले, आप इन तरह के फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, ठीक है। होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इक्वेशंस को समझेंगे कि इक्वेशंस कितने तरह के होते हैं। बच्चों मैं जो इक्वेशन को अभी यहाँ पर क्लासिफाई करूंगा, इक्वेशंस का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, ठीक है बच्चों। डिग्री ऑफ इक्वेशंस तो आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, है ना। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर। 2 डिग्री इक्वेशन को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री को क्यूबिक, 4 डिग्री इक्वेशंस को बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, है ना। तो फिर से अगर आप डिग्री नहीं समझेंगे, सर आप डिग्री ऑफ इक्वेशन बोलते जा रहे हैं, डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब द हाइएस्ट पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल ऑफ अ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है, उस हाईएस्ट पावर के हिसाब से ही उसी हाईएस्ट पावर को हम इक्वेशन की डिग्री कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अलजेब्रा में हमने कुछ फॉर्मूले, स्क्वायर फॉर्मूले और क्यूब फॉर्मूले देख लिए, ठीक है। इसे मैं रीड करने की क्या जरूरत है, आप तो इसे समझ ही जाते होंगे, है ना। लेकिन अब हम पढ़ेंगे तरह तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके, ठीक है, जिसमें से मैं जानता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करना जानते होंगे अच्छे से। फिर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करते हैं, और फिर आज कुछ मैंने प्रॉमिस किया था ना नया बताऊंगा, तो आज आपको मैं नया तरीका बताऊंगा क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, ठीक है। क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को और उससे ज्यादा किसी भी डिग्री वाले इक्वेशन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, उसकी एक खास टेक्निक होती है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझिए बच्चों, मैं क्या बताने जा रहा हूं यहाँ पर। हम अभी इक्वेशंस को सॉल्व करने के टेक्निक सीखेंगे, जिसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक सीख रखी होगी, फिर भी एक बार रिवीजन करा दूंगा। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 डिग्री वाले, 6 डिग्री वाले इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए बच्चों, आज मैं इतना जबरदस्त तरीका सिखाऊंगा, इतना बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा कि आप इसे प्रॉमिस करता हूं कभी लाइफ में नहीं भूलिएगा, और इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किसी भी डिग्री वाले इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। Solution of various kind of equations. बच्चों देखिए मैंने क्या लिखा है, पहला टॉपिक हमारा सॉल्विंग वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। उसमें पहला किस तरह का इक्वेशन हम सॉल्व करना सीखेंगे, तो जो हम पहले से भी जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से दिखता है, उसका जनरल फॉर्म कैसा दिखता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आप जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर a और b, ax² का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मींस फैक्टर, a कॉफिशिएंट ऑफ x², लिखने की जरूरत नहीं, समझते ही होंगे आप। कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x b है, और c एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है बच्चों। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने तरह से सॉल्व करते हैं, हमने 2 तरीके सीख रखे हैं। पहला तरीका है बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, और दूसरा तरीका है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। यहां पर आप जान ही रहे हैं b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x², और c क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो इससे आपको यहाँ पर एक प्लस में और एक माइनस में 2 वैल्यूज मिलेंगी, 2 रूट्स मिलेंगे। हम 10 तक उन्हें अल्फा और बीटा पढ़ रखा है, उन्हें अल्फा बीटा कहते थे, ठीक है। अब दूसरा मेथड है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो चलिए एक एक एग्जांपल हो जाए, है ना बच्चों, एक एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहला मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, देखिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में कुछ क्वेश्चंस हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन।
देखिए बच्चों, कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है कि मैं सभी बच्चों को ध्यान में लेकर के चलूं, है ना। तो मैं जिन बच्चों को नहीं आता होगा उन्हें ध्यान में लेकर के चलता हूँ। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले इस कांस्टेंट नंबर को, यानी अकेला जिसमें कोई x नहीं है उसे, और इस पूरे फर्स्ट टर्म को एक साथ साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो 6 के आगे साइन क्या है? प्लस, और पूरे 6 स्क्वायर के आगे साइन क्या है? प्लस। तो इस लास्ट टर्म और पूरे फर्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करके यहां लिख लीजिए। तो 6 इंटू 6 36 और x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस नंबर को आपको दो नंबर्स के रूप में ब्रेक करना है, दो पोजीशन दे दीजिए। ठीक है, अब चूंकि अब आपको इस नंबर को ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिडिल टर्म आ जाए, इसीलिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, कि आपको ऐसा इस लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके बने इस नंबर को दो नंबर्स में ऐसा आपको बांटना है, ऐसे दो नंबर के रूप में इसे लिखना है, इस पूरे नंबर को, जिन्हें सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला टर्म आ जाए। तो चलिए इसे फैक्टराइज कर लें थोड़ा, 36 को, और नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बीच में क्या है? 13 है, तो पेयर्स बनाएंगे। कैसे पेयर बना सकते हैं? हमारे पास नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये नंबर हमें मिले, इन नंबर्स को दो नंबर्स के जोड़ों के रूप में लिखना है। देखिए इन तीनों का पेयर ले लीजिए, 3 3 जा 9, 2 जा 18, नहीं इन दोनों का पेयर नहीं लेना। ठीक है, लो ये कर देना। ठीक है, 13 कैसे? 9 4 13 9 4 36 ध्यान नहीं दे रहा है, नंबर देख लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए तो आप यहाँ पर इन दोनों नंबर्स के पेयर को देखिए, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। 3 इंटू 3 क्या मिलेगा? 9। 2 और 2 क्या मिलेगा? 4। जरा 9 और 4 को ऐड करके देखिए तो क्या मिलता है आपको? 9 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 13 मिल जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर x भी है वहां पर, तो आप इस पोजीशन पे भी x लिख दीजिए, इस पोजीशन पे भी x लिख दिए। ठीक है, देखिए x इंटू एक्स व्हाट? एक्स स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके या एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, अब नंबर्स क्या लेंगे? तो चूंकि 13 वहां लाना है तो यहां पर हमने इन नंबर्स का पेयर बनाया है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 का, 2 इंटू 2 का पेयर 4 और 3 इंटू 3 का क्या बना नंबर? प्रोडक्ट 9। तो यहां पर हम 9 लिख देते हैं और यहाँ 4 लिख देते हैं। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ सही है बच्चों। कुछ बच्चों को जो मेन प्रॉब्लम होता है वो साइन लेने में होता है। ठीक है, कि यहाँ पर 13 के पास साइन कैसा है? नेगेटिव है। ठीक, और 36 के पास साइन कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमें 9 और 4 को करना क्या है? ऐड करना है। तो भाई ऐड भी करना है और साइन भी निगेटिव रखना है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, जब हम दोनों के पास साइन क्या लगा दे? माइनस का। अगर हम दोनों के पास साइन माइनस का लगाते हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, और सम में इनका जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ यानी इनका सम क्या आ जाएगा? माइनस में 13। ठीक है बच्चों, तो एक छोटा सा एग्जांपल था तो इसे मैंने ले लिया, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, 3 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, -2 2 3 4 2 3 6। तो x के वैल्यूज क्या मिलेंगे? आइदर 2x minus 3 equals to 0 और 3x minus 2 equals to 0। तो x के दो वैल्यूज हमें मिले, x equal to 3/2 and x equal to 2/3, ये दो वैल्यूज मिले। ठीक है, अब सवाल उठता है बच्चों कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का जरूरत हमें कब पड़ता है, किस तरह क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने इसे नोट कर लिया होगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जरा इस क्वेश्चन को देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। आप इन दोनों को, इसको जरा मिडिल टर्म से फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए। देखिए 12 3 जा 36x स्क्वायर, है ना। फिर इसे दो नंबर्स में हमें ब्रेक करना है। ठीक है, यहाँ भी x यहाँ भी x। अब हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे कि हमें सम करने पर 16 आना चाहिए। तो चलिए 36 को लेते हैं,
देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, जब हमने 36 को फैक्टराइज किया तो हमें क्या मिल रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। बच्चों आप यहाँ ध्यान से देखिए, 3 3 जा 9, ठीक है, 9 2 जा 18, ठीक है, 18 और 2, 18 और 2, अगर हमें 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। देखिए हमने तो इसे सोच लिया, ठीक है, हम यहाँ 18 रख देते हैं और यहाँ 2 रख देते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो रही है, ठीक है, यहाँ पर साइन क्या है, -16 का है ना, तो अगर साइन -16 का है, ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर इन दोनों में से किसी का साइन माइनस ले सकते हैं? अगर हम यहाँ पर साइन माइनस लेते हैं, ठीक है, तो 18 में से 2, सॉरी, यहाँ पर अगर हम माइनस साइन लेते हैं बड़े वाला का साइन, क्योंकि यहाँ पर साइन निगेटिव है, तो बड़े वाले में अगर निगेटिव रखेंगे तो डोमिनेट कर जाएगा वो, ठीक है, तो 18 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 16 -16x तो आ जाएगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट -36 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या है, +36 है। तो देखिए बच्चों कितना ये शार्प क्वेश्चन है, आप यहाँ पर गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, है ना, यहाँ पर +36 है और यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, इसीलिए हम ये तरीके से, इस तरीके से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं यहाँ पर पेयर्स भी बन जा रहा है, ठीक है, देखिए एग्जांपल कितना ट्रिकी है, यहाँ पर पेयर्स भी बन जा रहे हैं 18 और 2 का, है ना, सब्ट्रैक्ट भी बहुत लोग कर देंगे, ठीक है, लेकिन बच्चों साइन का ऐसा प्रॉब्लम अराइज हो गया कि हमको प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिल पाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 बेसिक फॉर्म तरीके हैं, मेथड्स हैं, पहला मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। तो आपने एक एग्जांपल देखा जहां हमने मिडिल टर्म से फैक्टराइज किया क्वेश्चन को, और दूसरे एग्जांपल को देखिए जहां पर हमें अब मजबूरन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, इसलिए ये नहीं सोचना है कि उसमें नहीं लगा सकता था, आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, लेकिन एक तरीका आपको बताना था, ठीक है। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जरूरत क्यों पड़ा, व्हाई वी नीड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई वी नीड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, हियर a3 b -16 एंड c क्या आ गया 12, ठीक है, तो हम जानते हैं कि x इक्वल टू क्या, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बाई 2a। बस बच्चों वैल्यूज पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ -16 क्या होगा, +16 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -16 स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c बाई 2 इंटू a3। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप इसे आगे सॉल्व करके आंसर तक पहुंच जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इन चीजों को आप समझते ही हैं। बस यही था आपका फॉर्मूला का यूज, इससे आपको दोनों रूट निकल जाएंगे, 16 प्लस लेकर के आइएगा तो एक रूट, माइनस लेकर के दूसरा रूट, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखेंगे क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक है, 3 डिग्री इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम ये सीखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें हम हीट एंड ट्रायल मेथड नाम का एक मेथड बोलते हैं, है ना, उससे कुछ हम आज नया सीखेंगे, ये डेफिनेटली आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने मेथड लिख रखा है, सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म दिस। ये एक क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, इसका मतलब बच्चों कोई भी 3 डिग्री वाला क्यूबिक इक्वेशन आपको इस रूप में देखने को मिलेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पर a, b और c कोफिशिएंट्स हैं, x³ x² और x के, और d आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये तो एक जनरल फॉर्म है, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आपको देखने में ऐसा रहेगा, ठीक है, इसी तरह का दिखेगा, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर मैं आज इस क्लास में, आज के क्लास में सिर्फ क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टेक्निक सिखाऊंगा। यही टेक्निक 4th डिग्री इक्वेशन और 5 डिग्री यानी कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और 5 डिग्री वाले इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी यही ट्रिक यूज होता है, ठीक है। मैं उसे अगले क्लास में 4th डिग्री भी आपको करके दिखा दूंगा, आपको वो तरीका भी सिखा दूंगा 4th डिग्री और 5th डिग्री वाले एग्जांपल्स, ठीक है। लेकिन आज के क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, है ना बच्चों। आपने सिर्फ याद कीजिए हीट एंड ट्रायल मेथड सीख रखा होगा, है ना। चलिए उससे कुछ अच्छा, कुछ नया सीखते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 स्टेप्स लिख रखे हैं। पहला स्टेप है कि इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है,
दैट इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि जितने भी कॉफिशिएंट्स दिए गए हैं अगर उन सभी कॉफिशिएंट्स का सम 0 होता है, ठीक है, तो हम ये जान लेंगे हमेशा उस केस में कोई भी क्यूबिक इक्वेशन रहे x इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, यानी एक रूट्स आपका x इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है। और आप फैक्टर थ्योरम जानते हैं, अगर x इक्वल टू 1 क्या है, एक जीरो है, एक सॉल्यूशन है ना, तो x माइनस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा उस इक्वेशन का, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं, ये स्टेप तब लगेंगे जब ऊपर वाला स्टेप फेल होगा। तो अगर स्टेप 1 फेल होता है तब हम स्टेप 2 चेक करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऐसा एग्जांपल आपको मिल गया है ना, अभी मैं सारे एग्जांपल्स करा के दिखाऊंगा, स्टेप 1 का, स्टेप 2 का और स्टेप 3 का कंप्लीट एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो सपोज दैट कि कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको सम्स 0 नहीं हो, तो आप पूछ सकते हैं सर अगर सभी कोएफिशिएंट का सम 0 होगा तब ना आपने कह दिया कि x इक्वल टू 1 आपको एक सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर सम 0 नहीं हुआ तो एक और कंडीशन जन्मती है कि अल्टरनेट टर्म्स जो होंगे, अल्टरनेट टर्म्स मतलब एक छोड़ करके एक, है ना, ये फिर इसको छोड़ दीजिए ये, ठीक है, इन दोनों का सम और फिर इन दोनों का सम अगर इक्वल हो जाता है, यहाँ पर सम अगर इक्वल हो जाता है तो x इक्वल्स टू -1 एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका एक सॉल्यूशन होगा x इक्वल्स टू -1, जिसे मैंने स्टेप 2 में लिख रखा है। फिर से बच्चों, स्टेप 1 अगर फेल होता है तो ही आपको स्टेप 2 लगाने की जरूरत है। तीसरा कंडीशन, तीसरे स्टेप को ज्यादा इलोबरेट नहीं किया है क्योंकि उस एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेटिंग ऑल पॉसिबल रेशनल वैल्यूज, या रेशनल वैल्यूज की जगह पर बोलना चाहिए रूट्स, है ना, जितने भी पॉसिबल रेशनल रूट्स निकल सकते हैं। यानी कि ये जो मेथड है ना, अगर ये दोनों स्टेप फेल हो गया, यानी कि कोएफिशिएंट का सम भी 0 नहीं हुआ और अल्टरनेटिंग टर्म्स का सम भी, कोएफिशिएंट का सम भी अगर इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, यानी स्टेप 1 भी फेल, स्टेप 2 भी फेल, तब हम क्या यूज करेंगे। देखिए बच्चों, जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसे सॉल्व करने के लिए, तो आप सबसे पहले स्टेप 1 देखिएगा, क्या देखिए, जोड़ करके आप देखिए क्या सभी टर्म का जोड़ 0 आता है, अगर आ गया तो एक सॉल्यूशन आपको मिल गया x इक्वल टू 1। अब फिर दूसरा आप काम कीजिए, आप फिर क्या कीजिए कि आप देखिए कि x इक्वल्स टू -1 वाला कंडीशन है क्या, यानी कि क्या अल्टरनेटिंग कोएफिशिएंट्स का, अल्टरनेटिंग टर्म्स के कोएफिशिएंट का सम इक्वल है, अगर इक्वल मिला तो x इक्वल्स टू -1 एक सॉल्यूशन मिला। और अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं तो आप ये ब्रह्मास्त्र है इसे चला दीजिएगा, तो फिर भाई कोई भी क्वेश्चन खत्म, ये एकदम ब्रह्मास्त्र, ये अंतिम चीज है। जब ये दोनों नहीं लगेंगे तब हम सारे पॉसिबल रेशनल रूट्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले स्टेप का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने एक क्यूबिक इक्वेशन लिख रखा है, ठीक है। जरा कोएफिशिएंट्स को देखिए, इस क्यूबिक इक्वेशन को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, है ना। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं ना। तो कंपेयर करने पर जरा देखिए कोएफिशिएंट्स क्या मिल रहा है हमें, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू -5 एंड d इक्वल्स टू -2। जरा सबका सम करके देखिए तो a प्लस b प्लस c प्लस d क्या मिल रहा है हमें, 4 प्लस 3 7, -5 -2 -7, तो 7 - 7 क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब सारे कोएफिशिएंट का सम क्या मिला हमें, 0 मिला, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैंने बता रखा है आपको, इस कंडीशन में इस पूरे इक्वेशन का सीधा सा एक सॉल्यूशन निकल गया, x इक्वल्स टू 1, ये हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, अगर x इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है तो इसका फैक्टर होगा x माइनस 1, एक फैक्टर हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आप अभी क्या करते होंगे, x माइनस 1 से इसे पूरा डिवाइड करेंगे, है ना, वो आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में जो क्लास 10 में पढ़ रखा था। मैं यहाँ पर डिवीजन का एक यूनिक मेथड बताऊंगा जिसे हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम यहाँ पर डिवीजन का एक यूनिक मेथड सीखेंगे। एक सॉल्यूशन तो मिल गया, अब एक क्यूबिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो बच्चों किसी भी इक्वेशन में डिग्री जितनी होगी सॉल्यूशन उतने होंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन मतलब डिग्री कितनी, 3, तो सॉल्यूशंस कितने होंगे, 3, ठीक है। एक सॉल्यूशन तो हमें x इक्वल टू 1 मिल गया, अब हमें 2 और सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, ठीक है। तो चलिए उन सॉल्यूशंस को हम ढूंढते हैं, कैसे, तो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। देखिए बच्चों, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में क्या होता है,
सबसे पहले एक रूट को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए 1, x इक्वल्स टू 1, ये रूट था हमारा, इसे लिख लीजिए। कोफिशिएंट्स लिख लीजिए a b c d। अब a और b इन सब की वैल्यू पुट कीजिए। a की वैल्यू कितनी थी 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू -2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसे मैंने जो स्टेप 1 से हमने क्या किया, सारे कोफिशिएंट्स को जोड़ के देखा तो कोफिशिएंट का सम 0 आ गया, और कोफिशिएंट का सम अगर 0 आता है तो x इक्वल टू 1 एक आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का डिवीजन सीख रहे हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। इस डिवीजन मेथड में क्या किया मैंने, देखिए एक लाइन ड्रॉ की है, इस साइड में मैंने एक जो सॉल्यूशन हमें मिला उसे लिखा, फिर कोफिशिएंट्स का नाम और उसका वैल्यू यहाँ दे दिया। ठीक है, अब सबसे पहले आप चुपचाप पहले कोफिशिएंट को अपने प्लेस पे पुट कर दीजिए। 3 के नीचे जो यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा पहले पोजीशन पे उसे एज इट इज पुट कर दीजिए। अब लेफ्ट हैंड में जो आपने ये रूट लिखा है इस नंबर से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3, जो भी रिजल्ट आएगा उसे यहाँ पर लिख देना है आपको। ठीक है, सबसे ध्यान दीजिए, पहले पोजीशन पे जो था उसे एज इट इज नीचे के स्टेप पे लिख दिया हमने। ठीक है, और फिर उसे रूट से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या मिल रहा है 4 3 7। ठीक है, ऐड करके हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट 7। यहाँ पर आप इस तरह एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए 7। फिर 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पर 1 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 7 1 जा 7, जो रिजल्ट आएगा फिर से ऊपर पुट कीजिए उसे, फिर ऐड कीजिए, 7 में -2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। फिर से इस 1 से इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, जो रिजल्ट आएगा उसे यहाँ लिखिए। देखिए बच्चों, फाइनल में सबसे राइट हैंड साइड में फाइनल रिजल्ट 0 ही आना चाहिए। जब भी आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर रहे हो, याद रखिए अगर x इक्वल्स टू 1 यानी कि जो आप डिवाइड जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो वैल्यू अगर आपके दिए गए इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में सबसे नीचे वाले वैल्यू को 0 बना देगा। ठीक है, यहाँ पर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, फिर से आप देखिए मैंने क्या किया, कोफिशिएंट्स का नाम, उनका वैल्यूज लिखा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो एक रूट हमें मिला था, ठीक है, एक रूट क्या मिला था 1, वो कंडीशन से रूट हमें 1 मिला था। ठीक, अब हमने पहले पोजीशन पे मौजूद नंबर को एज इट इज यहाँ पर पुट कर दिया, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 into 3, जो रिजल्ट आएगा ऊपर वाले स्टेप में लिखते जाइए, फिर दोनों का सम कीजिए, फिर जो सम रिजल्ट आया फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे करते हुए हमने आगे प्रोसीड किया और लास्ट में हमें क्या मिला 0। ठीक है, ये देखिए 0। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर उम्मीद करता हूं आपने इसे नोट कर लिया होगा इस स्टेप को। यहाँ पर मैं कुछ इरेज करना चाहूंगा। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हमें मिले हैं जरा उन पे ध्यान दीजिए। नीचे में जो ये वैल्यूज हमने प्राप्त की हैं, जरा इन वैल्यूज को देखिए 3 7 और 2। जब भी आप सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं, जब भी सिंथेटिक डिवीजन आप करिएगा, ठीक है, फाइनली आपको जो नीचे में जो ये वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, ये वैल्यूज एक और पॉलिनोमियल क्रिएट करेंगे। पॉलिनोमियल मींस बहुत सारे टर्म वाले कोई एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक और पॉलिनोमियल क्रिएट करेंगे जिनका डिग्री आपके दिए गए इक्वेशन के डिग्री से 1 यूनिट कम होगा। हमारा दिया गया इक्वेशन 3 डिग्री का है। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं इन नंबर्स को यूज करके हम क्या बना सकते हैं, एक 2 डिग्री वाला इक्वेशन या पॉलिनोमियल। ठीक है, 3 डिग्री वाले इक्वेशन का हमें 3 डिग्री वाले इक्वेशन को हमने सॉल्व किया सिंथेटिक डिवीजन मेथड से, और सिंथेटिक डिवीजन मेथड में जो नीचे में कोफिशिएंट्स मिले, ये कोफिशिएंट्स 2 डिग्री वाले इक्वेशन यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है। ये तीनों को जो मिला आपको, ये तीनों के तीनों वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है। तो हम फिर से अपने क्वेश्चन को यहाँ नोट करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, 3x³ + 4x² - 5x - 2 = 0। देखिए बच्चों, यही था ना हमारा क्वेश्चन। तो मैंने कहा था ना x = 1 अगर एक क्या है सॉल्यूशन है तो x - 1 एक फैक्टर होगा। देखिए वहां पर रूल में लिख रखा है x = 1 अगर एक सॉल्यूशन आता है तो x - 1 एक फैक्टर है। ठीक है, ठीक, हमने लिख दिया यहाँ। उसके बाद अब कैसे ब्रेक करेंगे इसको, है ना, तो क्यूबिक से हम क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे। इस सिंथेटिक डिवीजन मेथड में जो ये नीचे वैल्यूज मिली है, इन नीचे मिले हुए वैल्यूज को देखिए 3 7 और 2। आप इस 3 से को बना दीजिए x² का कोफिशिएंट, 3x², 7 को x का कोफिशिएंट बना दीजिए और 2 को बना दीजिए कांस्टेंट नंबर।
इक्वल्स टू 0। देखिए बच्चों, एक क्यूबिक इक्वेशन ब्रेक हो गया एक लीनियर वैल्यू और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अब इसे तो मिडिल टर्म में फैक्टराइज करना आप जानते ही हैं, है ना? कर लीजिए। 3 2 6, 3x स्क्वायर। बच्चों इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। देखिए हमें क्या मिला है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए हमें यही मिला, x माइनस 1 हमने यहाँ पर फैक्टराइज किया। ठीक है, देखिए एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद तो फैक्टराइज करना आप जानते हैं, मिडिल टर्म में हमने फैक्टराइज कर दिया। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3x प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें इससे क्या मिल जाए, एक बार इसे 0 के बराबर कीजिए, एक बार इसे 0 के बराबर कीजिए और एक बार इस टर्म को 0 के बराबर कीजिए। तो आपको पहले से तो पता था x इक्वल्स टू एक वैल्यू मिला 1, एक वैल्यू क्या मिलेगा -2। x प्लस 2 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x इक्वल टू क्या मिलेगा -2, और 3x प्लस 1 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x क्या मिलेगा -1/3। तो आपको यहाँ पर x के तीनों वैल्यूज मिल गए, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -1/3। देखिए बच्चों, सिंथेटिक डिवीजन मेथड ने किस तरह से इतनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 के। जो मैंने अभी पॉइंट आपको 3 पॉइंट्स लिखाए थे ना, 3 स्टेप्स लिखाए थे ना, तो ये पहले स्टेप का एग्जांपल है। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं मैंने क्या क्या किया है, आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। स्टेप 1 क्या कहता है कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन आपको दिया गया है, एकदम हड़बड़ाना नहीं बच्चों, आराम से समझना। और अगर इस टॉपिक या कोई भी तरह के टॉपिक से कोई प्रॉब्लम हो, लेक्चर में नहीं कुछ समझ में आए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किन चीजों में प्रॉब्लम है, मैं उसे फिर से एक बार डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, For latest notification and updates, subscribe our channel and press the bell icon.